Hello everyone, welcome back to my channel, that is Biology Achievers. My name is Simmi Singh. Today's video is all about जिब्रेलिन्स बायोसिंथेसिस पाथवे. बट ये जो पाथवे इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं कि हम कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं, किस सीरीज़ में चल रहा है. तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, दैट इज़ प्लांट हॉर्मोन्स या फिर फाइटो हॉर्मोन्स, जिसमें हम पहला प्लांट हार्मोन ऑक्सिन जो है उसको डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, उसके फंक्शंस, उसकी डिस्कवरी, उसका बायोसिंथेसिस पाथवे और उससे रिलेटेड जो PYQs आए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं. आई होप कि वो वाला जो प्लांट हार्मोन ऑक्सिन की सीरीज़ है वो बहुत हेल्पफुल रही होगी. उसके बाद स्टार्ट किया था सेकंड प्लांट हार्मोन, दैट इज़ जिब्रेलिन्स, जिसमें हम उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड फंक्शंस जो है वो चीज़ें डील कर चुके हैं. आज का जो टॉपिक है, मीन्स आज का जो वीडियो है वो डील करेगा बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ जिब्रेलिन्स, जिसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो बायोसिंथेसिस पाथवे हम पढ़ रहे हैं तो इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा और कौन कौन से लोकेशन, मीन्स कौन कौन सी ऐसी साइट हैं जहाँ पर ये पूरा पाथवे जो है वो रन होगा. तो सबसे पहले अगर हम एक इम्पॉर्टेंट नोट की बात करें तो इसके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि जो आइसोप्रेनॉइड यूनिट होती है वो इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है. सो अगर यदि हमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स के बारे में नहीं पता है या नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर कि उसके लिए प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो सीरीज़ हुई है, मीन्स जो लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं वो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हों. अगर यदि वो चीज़ें पढ़ी हैं, मीन्स प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में हमें जानकारी है, तो हम ये भी जानते हैं कि आइसोप्रेनॉइड यूनिट क्या होते हैं. सो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या होता है? आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स. सो जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट या फिर इसको हम जिरेनाइल डाइफॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं. ये क्या है? ये एक आइसोप्रेनॉइड यूनिट है जो कि इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है बायोसिंथेसिस जो जिब्रेलिन का हम पढ़ रहे हैं उसके लिए. सो अगर यदि किसी क्वेश्चन में हमें जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है, तो उसमें हम ये जो ऑप्शन होगा उसको भी कंसीडर कर सकते हैं. अगर यदि इसकी जगह पे हमें सिर्फ आइसोप्रेनॉइड यूनिट दिया है तो हम उसको चूज़ करेंगे. आई होप कि इतनी सी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी. अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो पाथवे है वो कौन से साइट से स्टार्ट होता है. सो अगर यदि हम बात करें कि जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है वो एंड कॉरिन में डिफरेंट एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है, तो इसकी लोकेशन क्या है? तो ये जो पूरा पाथवे चल रहा होता है वो कहाँ चल रहा होता है? प्लास्टिड. यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म गलत लिखा है, जिसकी जगह पे होगा क्लोरोप्लास्ट. सो यहाँ पे प्लास्टिड मीन्स क्लोरोप्लास्ट में ये पाथवे जो है वो रन हो रहा होता है. मीन्स कि जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है उससे एंड कॉरिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा होगा? प्लास्टिड, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म में. अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन से एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है वो कुपालय पायरोफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम की हेल्प से एंड कुपाइलल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. उसके बाद कॉरिन सिंथेज एंजाइम की हेल्प से एंड कुपाइलल पायरोफॉस्फेट जो है वो एंड कॉरिन में कन्वर्ट होता है. अब ये जो एंड कॉरिन है ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. सो ये वाला जो प्रोसेस था इतना कि जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट से एंड कॉरिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम बोल सकते हैं प्लास्टिड में. उसके बाद एंड कॉरिन जो है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि ये कहाँ पर कैसे इसका और आगे चल के क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है. सो इतना तो हम देख चुके हैं कि एंड कॉरिन का फॉर्मेशन हो गया प्लास्टिड में. अब ये एंड कॉरिन जो है ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. एंड कॉरिन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कॉरिन ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से
एंटकोरेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एंटकोरेनोइक एसिड है वो कोरेनोइक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से Ga12 जो कि एक फॉर्म है जिब्रेलिन की, प्राइमरी जिब्रेलिन के नाम से भी हम जानते हैं, प्राइमरी जिब्रेलिन या फिर प्रिकर्सर बोल सकते हैं, अदर जिब्रेलिन जो है, जो अदर फॉर्म्स हैं जिब्रेलिन की उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, या फिर प्राइमरी जिब्रेलिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं Ga12 को, जिसका फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर यदि हमसे ये पूछा जाए कि ये जो एंटकोरिन था इसका फॉर्मेशन कौन से किस साइड पे हुआ था, तो वो था हमारा प्लास्टिड, जो कि ट्रांसपोर्ट हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड देन इससे Ga12 प्राइमरी जिब्रेलिन या फिर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ अदर जिब्रेलिन जिसको हम जानते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये जो Ga12 है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा, साइटोसोल में, और साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं जिब्रेलिन्स की उसका फॉर्मेशन करेगा। सो अब हम मूव करते हैं कि कैसे डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं जिब्रेलिन की उसका फॉर्मेशन होता है और क्या क्या एंजाइम्स जो है वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ना इतना तो हम जान चुके हैं अभी कि Ga12 जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट जो है वो इन्वॉल्व हुए Ga12 के फॉर्मेशन तक में। Ga12 जो है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका फॉर्मेशन हुआ था, देन ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोसोल में। सो अब ये जो जितना भी प्रोसेस है जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पर रन होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस रन होगा साइटोसोल में। सो इसकी अब ये जो अदर फॉर्म्स हैं Ga की, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर हो देखेंगे हम, साइटोसोल में। सो ये दो पाथवे जो हैं इस तरीके से चल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और डिफरेंट जो जिब्रेलिन्स है उसका फॉर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो Ga12 अगर यदि हम पहले पाथवे की बात करें 20 ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से Ga12, ये क्या होगा, Ga20 ऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसकी हेल्प से Ga12 Ga24 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद Ga24 जो है वो Ga20 ऑक्सीडेज सेम एंजाइम की हेल्प से Ga9 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन Ga9 जो है वो 3 ऑक्सीडेज Ga3 ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से Ga4 में कन्वर्ट हो जाता है। देन Ga4 जो है वो P4503 दैट मीन्स साइटोक्रोम 453 जो है एंजाइम जो है उसकी हेल्प से Ga1 में कन्वर्ट हो जाता है। Ga1 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म होती है जिब्रेलिन की, बिकॉज ये जो फॉर्म है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है प्लांट ग्रोथ में। दैट मीन्स एलोंगेशन जो होता है प्लांट का, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा होता है, Ga1। सो एक पाथवे के थ्रू इस तरीके से Ga1 जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यदि हम दूसरे पाथवे की बात करें तो इसमें Ga12 जो है वो Ga13 ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से Ga53 में कन्वर्ट होगा। देन Ga53 जो है वो Ga20 ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से Ga19 में कन्वर्ट होता है। देन Ga19 जो है सेम एंजाइम Ga20 ऑक्सीडेज की हेल्प से Ga20 में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर भी दो पाथवे रन हो रहे होते हैं, जो कि एक मैं यहाँ पर खुद से ड्रॉ करूँगी इस तरीके से। उसको ड्रॉ करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो Ga20 है वो क्या होता है, Ga2 ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से Ga29 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो Ga29 है ये क्या है, ये एक इनएक्टिव फॉर्म है जिब्रेलिक एसिड जो है उसकी। इसका फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है वो हम आगे अभी देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। सो ये एक इनएक्टिव फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो Ga20 है वो क्या है, Ga3 ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से Ga1 में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो Ga1 है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है प्लांट ग्रोथ जो है मीन्स एलोंगेशन में। लेकिन ये जो Ga1 है वो 2 ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से Ga8 में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो Ga8 है ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म है
जिब्रेलिन्स की। सो GA29 ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म है, GA8 जो है ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म है। लेकिन इसका फॉर्मेशन ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है? अगर यदि इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ तो GA20 जो है उससे GA1 का फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूएशन वे में होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ 3 ऑक्सीडेज एंजाइम। तो इसकी वजह से ये जो GA1 है वो प्लांट ग्रोथ मीन्स एलोंगेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन अगर यदि GA1 जो है उससे इनएक्टिव फॉर्म जो है GA8 इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये अपना रोल प्ले करता रहेगा और इसकी वजह से प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा टॉल हो जाएंगे। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो एक सिलेंडर फॉर्म में फॉर्म होंगे, मीन्स कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग, बहुत ज़्यादा एलोंगेशन होगा उनकी सेल्स में और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे प्लांट्स जो है उसका फॉर्मेशन होगा। सो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि जो GA1 है इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है उससे ये जो इनएक्टिव फॉर्म्स बन रही हैं GA29 GA8 इसका फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप कि जिब्रेलिन जो है उसके बायोसिंथेसिस पाथवे जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यही था बायोसिंथेसिस पाथवे, लेकिन इसमें और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि इसके बायोसिंथेसिस पाथवे जो है उसके कुछ इनहिबिटर्स हैं, उसके बाद कुछ केस स्टडी हैं कि क्या क्या केस स्टडी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि बायोसिंथेसिस पाथवे जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी रहती है या कन्फ्यूज़न रहता है तो उसके लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जिससे कि मैं उस चीज़ को शॉर्ट आउट कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।